एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है, सबको आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है। वी विल स्टार्ट द एनवीएस जो एडमिन एंड फाइनेंस का जो पोर्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका 18 मई को जो पेपर हुआ है, आपका 18 मई को अभी हम वाइस प्रिंसिपल जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनवीएस का एलडीसी का अभी एग्जाम था 18 मई को, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का। सो वाइस प्रिंसिपल में भी हम एडमिन एंड जो फाइनेंस सेक्शन है वो आपका यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, येस और नो, प्लीज कमेंट। तो अगर आपने पेपर दिया था तो आप अपने आंसर की जो है साथ साथ आप मैच कर सकते हैं एडमिन एंड फाइनेंस का रिगार्डिंग। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनवीएस प्रिंसिपल, केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, तो आप अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना नाम लिख के। जैसे अगर आपका नाम अनु है तो आप अनु लिखेंगे, स्पेस देके आपको लिखना है अपनी सिटी का नाम। सपोज दिल्ली है तो आपने दिल्ली लिखा, और एग्जाम एनवीएस प्रिंसिपल है तो आप एनवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और इसको आप शेयर कर देंगे हमारे साथ 8447410108 पर। आज की इस वीडियो में अभी हम सिर्फ और सिर्फ एडमिन एंड फाइनेंस यानी कि जो आपका पार्ट 3 है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग जो है पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, पीडीएफ भी चाहते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्टडी पोर्टल, जहां पर आपको सारा का सारा सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो है आपको कवर मिलता है। सारे के सारे टॉपिक्स कवर हैं आपके नोट्स बुक में, ठीक है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं केवीएस का तो ये पूरा 12 बुक का सेट आता है, जिसमें आपकी एडमिन, फाइनेंस, साइकोलॉजी, जनरल पेपर पूरा कवर है। ठीक इसी तरीके से आपका एनवीएस का जो है 11 बुक्स का सेट है। ईएमआरएस में आपकी 10 बुक्स आते हैं और यूपीएससी में आपकी 11 बुक, जो कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में, उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप सर्च करेंगे, सपोज केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, आपके सामने वो कोर्स आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है परचेज कर सकते हैं। अगर हमारा लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लेटेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि स्टार्ट हुआ था 12 मई को। ये लाइव बैच है, इवनिंग बैच है, जिसकी क्लासेस होती हैं 5 o'clock से। आपका एडमिन एंड फाइनेंस हो रहा है अभी, और साथ ही साथ आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी हो रही है 9:30 पर। तो ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी दी जाती है, और अभी इस पे 3000 रुपये का डिस्काउंट भी है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सिंदूर, इसके साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको जो है इसी के साथ मिल जाती है। और ये जो आपका कोर्स है ये एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस सभी एग्जाम्स को कवर करता है। इसके अलावा आप चाहें तो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में हमारे पास सारे रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हैं, जैसे केवीएस, यूपीएससी, ये ईएमआरएस है, एनवीएस है, सभी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अगर आप जो है अभी क्लियर नहीं है कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है और आगे आने वाले एग्जाम्स को आप अपीयर करना चाहते हैं, तो 7 साल की वैलिडिटी के साथ भी हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप गारंटेड बैच चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, और अगर आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका सारा का सारा पैसा वापस हो जाएगा, तो ये कोर्स भी आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पेपर की, जो कि हमारा एनवीएस का वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ। तो पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं एडमिन एंड फाइनेंस में, ठीक है। तो पार्ट 3 हम देख लेते हैं, जो है हमारा एडमिन एंड फाइनेंस। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो है आपके 91 to 150, यानी कि टोटल जो 60 क्वेश्चन है वो आपके एडमिन एंड फाइनेंस के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द कंक्लूजन ऑफ ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इफ इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब भी हमारी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है? जो बेसिक पूछताछ होती है, आपको बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन है और आपसे पूछा जाता है उसके बारे में कि आप एक्सेप्ट करते हैं, आरोपों को स्वीकार करते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं उसके बारे में। तो जब भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो गई है और ये क्लियर है
कि गवर्नमेंट जो है आरोपी है, यहाँ पर वॉयलेशन किया है उसने, मिसकंडक्ट है, यानी कि उसके खिलाफ हमें इंक्वायरी करनी है। एंड इट इज डेलिब्रेट एंड सीरियस लैप्स ए सेल्फ कंटेन्ड मेमोरेंडम, नाम चेंज करके कहा गया है बस, सेल्फ कंटेन्ड मेमोरेंडम में हमारा यानी कि जो चार्जशीट है उसके बारे में बात की गई है। बी प्रिपेयर्ड, कॉज टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिसिप्लिन अथॉरिटी, हमें पता है कि जो चार्जशीट है वो कौन प्रिपेयर करता है, चार्जशीट जो है हमारी डिसिप्लिन अथॉरिटी प्रिपेयर करती है। एक बार उसने डिसाइड कर लिया इंक्वायरी होनी है तो विद इन 7 वीक में चार्जशीट प्रिपेयर हो जानी चाहिए। The charged government servant shall be notified about such reports of misconduct, यानी कि ये चार्जशीट जो है वो डिसिप्लिन अथॉरिटी ने प्रिपेयर की, फिर वो किसको देता है, चार्ज ऑफिसर को देता है। सो रीजनेबल टाइम इज गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। तो जो चार्जशीट दी गई है, इस चार्जशीट पर रिप्रेजेंटेशन जो है यानी कि एम्प्लॉय जो है अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा, WSD देगा, उसके बारे में बात की गई है कि कितना जो टाइम है यहाँ पर एम्प्लॉय को रीजनेबल टाइम दिया जाता है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस टाइम अलाउड टू एक्सप्लेन द पोजीशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी एम्प्लॉय अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देता है, कितना टाइम है कि कितने टाइम के अंदर एम्प्लॉय को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होती है। सो इंडिकेट द करेक्ट पोजीशन, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया एक्सटेंडेबल है कि नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं पूछा गया। इनिशियली जो हम एक बार में टाइम देते हैं वो कितना है। तो हमारा जो अगर आपने ये क्वेश्चन है जो है हमारा, वो है हमारा CCA रूल से, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो वो कंप्लेन हमारी किसके पास जाती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है, एम्प्लॉय को बताती है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन है और उसके प्रति चार्जशीट बना के चार्ज ऑफिसर को देती है और वो देती है विद इन 7 डेज के अंदर। फिर जो चार्ज ऑफिसर है उसको मौका दिया जाता है अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का या अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, या फिर हम इसको करेक्ट वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज WSD, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो आपको बताना है ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के लिए जो पहली बार हम टाइम देते हैं वो कितना है। तो आप अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द 30 डेज, सेकेंड है 7 डेज, थर्ड है 10 डेज और फोर्थ है 15 डेज, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो जब भी एम्प्लॉय अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देता है हम उसको टाइम देते हैं 15 डेज का। नहीं, अगर 15 डेज में रिप्लाई आया तो फिर 15 डेज, नहीं आया तो फिर 15 डेज, और मैक्सिमम हम कितना देते हैं 45 डेज। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्टेंस में हम कितना देते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में हम पहली बार में 15 डेज देते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी 4। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। CCA का क्वेश्चन था हमारा, स्टेटमेंट बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के लिए अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए चार्जशीट पर कितना टाइम हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको देते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी थी, आपको समझने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। Depending upon the nature of charges leveled against the defaulting government servant, the disciplinary authority appoints another government servant or a legal practitioner to function as presenting officer. तो अब जो इंक्वायरी हो गई, जो चार्जशीट दे दी, उसके बाद हम इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, साथ में हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं एम्प्लॉय के ऊपर, डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, चार्ज ऑफिसर जिसके खिलाफ कंप्लेन है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट्स अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट और लीगल प्रैक्टिशनर टू फंक्शन एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो जो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो इंक्वायरी करने के लिए क्या करती है, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है और एक लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, ठीक है। टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और इस प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से केस को प्रेजेंट करना, वो ये करता है। एंड वेरासिटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द चार्जेस, और जो भी आरोप एम्प्लॉय पर लगाए गए हैं उसको वेरीफाई करना कि वो सही है या गलत है। Identify the specific rule in CCA where a presenting officer is appointed. आपको बताना है, रूल नंबर बताना है आपको कि वो कौन सा रूल है जहां पर कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की गई है। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बात करें तो ये भी हमारा CCA रूल से क्वेश्चन है। 4 रूल दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में साथ साथ कमेंट कर सकते हैं आपने कौन सा आंसर टिक किया। रूल नंबर 16, रूल नंबर 15, रूल नंबर 17 और रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 जो है हमारा वो किसके बारे में है, वो है हमारा प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, ठीक है।
और इसी में हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करने के लिए किस चीज की जरूरत है, इंक्वायरी अथॉरिटी। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद से नहीं कर रही, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी इंक्वायरी कर सकती है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं कर रही है तो वो अपॉइंट करती है इंक्वायरी अथॉरिटी को, और उसके साथ साथ अपॉइंट करती है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, जो कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, और इसी तरीके से चार्ज ऑफिसर को अपना डिफेंस असिस्टेंट बताना होता है। तो ये हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4। लेकिन साथ साथ बाकी रूल देख लेते हैं। तो 14 है हमारा प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, देन हमारा 15 है हमारा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। जब भी हमारी इंक्वायरी अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट बना देती है तो इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया जाएगा बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टिल द पनिशमेंट, और जो भी पेनल्टी हम लगाएंगे एम्प्लॉय के उसके अकॉर्डिंग। देन हमारा रूल नंबर 16 है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। ठीक है, माइनर पेनल्टी के बारे में है। रूल नंबर 17 दिया गया है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में है। तो हमें पता है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि रूल नंबर 14, 16, 15 ये तीनों तो आपको हमेशा याद रखने ही रखने हैं कि किसके बारे में क्या है। तो रूल नंबर 14 अगर आपने याद रखा है तो आपको पता है कि आंसर हमारा रूल नंबर 14 है, क्योंकि इसमें ही हम बात करते हैं इंक्वायरी अथॉरिटी और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। 93 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज relating to interpretation of any rule contained in CCS conduct rules। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, ये हमारा क्वेश्चन है CCS conduct rules से। ठीक है, और इसमें बात की गई है कि अगर कोई भी रूल्स के रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, कि कोई रूल हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रूल नंबर 1964 सीसीएस कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, देन विच नोडल अथॉरिटी शुड बी अप्रोच फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। तो किस अथॉरिटी के पास हमें अप्रोच करना चाहिए। तो हमें पता है कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स किसके द्वारा बनाए गए हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स बनाए गए हैं बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ये पावर कहाँ से मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत। ये आर्टिकल 309 क्या कहता है कि रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन, रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट बना सकते हैं बाय द एडवाइस ऑफ द क्या, या फिर जो भी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये भी हमारा गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ये भी हमारा गलत है, और कैबिनेट सेक्रेटरीट भी। तो जो भी रूल्स हमारा जीएफआर में भी एक रूल कहता है कि अगर कोई भी ऐसा रूल है जो अदर डिपार्टमेंट से अगर इफेक्ट करता है सबको, तो सबसे कंसल्ट करके हम रूल बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी रूल का इंटरप्रिटेशन है तो ऑब्वियसली जिसने रूल बनाया, जिसने अप्रूव किया है, उससे हम कंसल्ट करेंगे। सो ऑल सच मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट विच वर कंसल्टेड व्हेन द स्पेसिफिक रूल वाज अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी कंसल्टेड। तो वो सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जिसके टाइम पर हमने ये रूल बनाया और उनसे कंसल्ट किया, अप्रूव किया, इम्प्लीमेंटेशन में है, तो अगर हमें किसी रूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली हम उन्हीं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कंसल्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा 93 का ऑप्शन क्या है, थर्ड राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 94। What is the maximum limit of value of gift or present which a government servant holding a group A post। सबसे पहले तो ग्रुप ए के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारा गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स का। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स में। तो ये क्वेश्चन हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स का। ठीक है, could accept from his near relative or from his personal friend having official dealing with him on any important occasion where exchange of such gift is a social practice। तो जब हम CCS कंडक्ट रूल्स पढ़ते हैं, रूल नंबर 13 में हम गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, दो लिमिट्स हमारे पास आती हैं। एक तो हमारे पास ऐसे लिमिट्स जहां पर हम गिफ्ट लेते हैं एज ए सोशल प्रैक्टिस, जो कि हमारे लिए कस्टम है, जैसे बर्थडे हो गया या फिर हमारा एनिवर्सरी हो गई, होम हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई, इस तरीके की कोई भी जहाँ पर सोशल प्रैक्टिस है गिफ्ट लेना और देना। ठीक है, वो। और सेकंड हमारी है जब कोई एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम पर। तो ये हमारी फर्स्ट लिमिट पूछी गई है, और वहाँ पर हमने लिमिट्स पढ़ी है कि अगर आप ग्रुप ए हैं तो लिमिट है 25,000, अगर आप ग्रुप बी हैं तो लिमिट है 15,000, और अगर आप ग्रुप सी हैं तो लिमिट है 7,500। यहाँ पर ग्रुप ए के बारे में पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन विल बी हमारा जो है
यहाँ पर 25,000 यहाँ पे है, बी ऑप्शन 25,000। बाकी ऑप्शन थे 1 लाख, 5 लाख और एन अमाउंट इक्वल टू 1 मंथ ऑफ बेसिक पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है कि अगर आप किसी सोशल कस्टम या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन है जहाँ पर गिफ्ट लेन देन आम बात है, और आप किसी भी नियर रिलेटिव या फ्रेंड से अगर आप कोई भी गिफ्ट लेते हैं जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो वहाँ पर लिमिट क्या है, फॉर ग्रुप ए 25,000, बी 15 और सी आपकी 7,500 है, क्योंकि ग्रुप ए पूछा गया है तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सेकंड है, 25,000 ओनली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 95 क्या कह रहा है हमारा, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी लेवल ऑफ चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट, जो चार्ज ऑफिसर जिस पर आरोप लगा है, अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर प्रोसीड्स, तो डिपेंडिंग ऑन द जो भी एम्प्लॉय की सीनियरिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय जिस पर भी आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रपोज्ड है, अ फ्यू नोडल एजेंसीज और डिपार्टमेंट में हैव टू बी कंसल्टेड। तो जब भी हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हम कोई भी पनिशमेंट या पेनल्टी देने से पहले उन एजेंसी या डिपार्टमेंट्स हैं कुछ जिनके साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं। So which of the following department generally not associated in these proceeding? तो ऐसे केसेस में हम कौन सा डिपार्टमेंट है जिससे कंसल्ट नहीं करेंगे, अनलेस गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट सर्विंग इन सेट डिपार्टमेंट, जब तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट हमारा उस डिपार्टमेंट में काम ना कर रहा हो। अगेन क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, सीसीएस सीसीए रूल से है। तो जब भी हमने रूल नंबर 15 पढ़ा है, एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, तो आपको पता होगा हम एडवाइस लेते हैं सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अगर कोई भी विजिलेंस मामला है तो हम सीवीसी के पास कंसल्ट करते हैं, यूपीएससी से हम कंसल्ट करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मेजर पेनल्टी है तो हम कंसल्ट करते हैं, या स्पेशल केस है तो हम यहाँ पर कंसल्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग सारी कंडीशंस को देखती है, उससे भी हम कंसल्ट करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो ये वाला हमारा आंसर है कि हम इससे कंसल्ट करेंगे। किससे नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इससे हम कंसल्ट नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री हालांकि बात करती है सबके बारे में, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप, उन सब के बारे में, बट एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से कंसल्ट करते हैं, इससे कंसल्ट नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, द सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में क्वेश्चन है। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस हम किस में पढ़ते हैं, अगेन सीसीए रूल, ठीक है, रूल नंबर 10 से हमारा क्वेश्चन है, जहां पर हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पीरियड पर है, उस टाइम पर हम उस एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड ना करके एक अमाउंट अलाउंस के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है, राइट। तो ये सब्सिस्टेंस अलाउंस रिगार्डिंग क्या पूछा गया है, सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी एट एन अमाउंट इक्वल टू। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है हमारा, जिसको हम हिंदी में निर्वाह भत्ता कहते हैं, तो ये जब भी किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है पहले 3 महीने में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो वो कितना होगा वो आपको पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन, लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन ही हैड बीन ऑन लीव ऑन एचपीएल। तो वो सैलरी अगर एम्प्लॉय हाफ पे लीव पर होता तो जो उसको मिलती, ये हमारा करेक्ट है। साथ में एक लाइन आती है इसमें कि इन एडिशन टू डीए इफ पॉसिबल, तो हम देख लेते हैं बाकी में है कि नहीं वो लाइन, अदरवाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड, लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैज बीन ऑन लीव इन द नॉर्मल कोर्स। तो नॉर्मल कोर्स में जो लीव पर होता है उसमें फुल सैलरी मिलती है, तो वो नहीं मिलेगी यहाँ पर, ये हमारा गलत है। थर्ड, लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हियर विल लीव लेस एचआरए। तो एचआरए एम्प्लॉय को मिलता है जब सब्सिस्टेंस अलाउंस पे है, तो ये हमारा गलत है, राइट। तो नेक्स्ट है, लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन ही एंड विल लीव लेस डियरेंस अलाउंस। तो डीए तो हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो सैलरी हम कितनी देते हैं, हम देते हैं बेसिक पे प्लस डीए डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। इसका मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉय हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस ले रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी इक्विवेलेंट टू एचपीएल, हाफ पे लीव, और इन एडिशन टू
टू डियरनेस अलाउंस इफ दैट लीव परमिट्स, अगर उस लीव पर मिलता है डीए तो मिलेगा, एज ऑफ नाउ मिलता है तो हम प्रोवाइड करते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा था सीसीएस सीसीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। आप भी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर। 97 जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस which of the following authority is vested with the powers to prescribe the form of service book of non gazetted government servant। तो सर्विस बुक के बारे में है, अगर आप चाहो तो इसको सप्लीमेंट्री रूल की कैटेगरी में भी रख सकते हो और जो हमारा जीएफआर है उस कैटेगरी में भी रख सकते हो, क्योंकि जीएफआर के चैप्टर नंबर 12 में हम सर्विस बुक के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है कि वो नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी सर्विस बुक क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसके लिए फॉर्म्स को प्रेस्क्राइब कर सके। ऑप्शन ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, सेकंड हमारा कैग ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फोर्थ हमारा डीओपीटी। तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में एक तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हमारे पास सीजीए होता है और कैग को हम कैग बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप मुझे बताओ अब कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो कौन करता है, जितने भी रूल्स हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है रूल की, और रूल को जो है बनाने में हेल्प कौन करता है, कैग। सो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड जो ऑप्शन हमारा वो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो 97 का सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या है, subject to condition what is the admissible deputation allowance in case of deputation involving change of station। तो आपको पता है कि जो deputation allowance है या इसको हम बोलते हैं deputation allowance या फिर ड्यूटी अलाउंस, दोनों एक ही चीज है और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ड्यूटी अलाउंस डेपुटेशन अलाउंस के लिए। तो हमारा ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस का पार्ट है और ये हमारा आता है एफआर एंड एसआर रूल्स के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर डेपुटेशन अलाउंस की बात की गई है, तो डेपुटेशन अलाउंस डिपेंड करता है विद इन द स्टेशन चेंज ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है, चेंज ऑफ स्टेशन। तो चेंज ऑफ स्टेशन में हमारा कितना होता है, अगर हमारा विद इन द स्टेशन होता है तो हम देते हैं 5% ऑफ द बेसिक पे। अगर हमारा आउटसाइड स्टेशन होता है या हमारा चेंज ऑफ स्टेशन होता है तो वहां पर हमारा कितना होता है, 10% ऑफ द बेसिक पे। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, चेंज ऑफ स्टेशन, तो आंसर कितना होगा 10%। 10% यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं। 5% तो हमारा जो अपडेटेड है, क्योंकि हमारा डीए ऑलरेडी 50% से ज़्यादा हो चुका है, तो जब हमारा डीए 50% से ज़्यादा हो गया था हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, मैंने अमेंडमेंट्स भी आपको करवाए थे, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। तो अभी हमारी कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 11,250 रुपये पर मंथ। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी ओल्ड वैल्यू है जब हमारा डीए लेस देन 50% था। अभी हमारा मोर देन 50 है, तो हमारा आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा, ये वाला हमारा करेक्ट होगा। 10% ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 11,250 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। सो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या है, व्हाट डज द एक्रोनिम स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट की डेफिनेशन, स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं या बाद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम गोल्स की बात करते हैं कि गोल्स आपके कैसे होने चाहिए, गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो S स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक, कि जब भी आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें अचीव करनी है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं जो अपनी सर्विस बुक है या जो अपने SDB प्लान है वहाँ पर भी हम इसको पढ़ते हैं, राइट, कि टारगेट आपका स्मार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका टारगेट स्पेसिफिक हो कि आपको क्या अचीव करना है वो हो। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि टारगेट जो है आपका आप उसको मेजर कर पाओ कि मैंने ये अचीव करना था और कितनी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं उसके बाद। थर्ड हमारा
अचीवेबल, कि ठीक है कि टारगेट्स बड़ा रखना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे आउट ऑफ रीच हो। ऐसा टारगेट हमेशा आपको रखना है जो पॉसिबल हो, जो अचीवेबल हो, जिसको आप अचीव कर पाओ। आर रेलिवेंट, टारगेट जब भी आप बनाएंगे वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा है टी, टाइम बाउंड, क्योंकि सिर्फ आपने टारगेट बना दिया और आपने कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की कि कब तक वो आपको पूरा करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो टाइम बाउंड भी होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जिसको हम बोलते हैं अनुकंपा भर्ती, उससे क्वेश्चन है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग। तो एनवे से क्वेश्चन है, तो एनवे स्पेसिफिक रूल से आपका क्वेश्चन हो गया। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट दी गई है, 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको चूज करेंगे कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सो फर्स्ट है हमारा, ओनली डिपेंडेंट्स ऑफ एनवीएस एम्प्लॉय हु डाइड व्हाइल इन सर्विस आर एलिजिबल, कि सिर्फ और सिर्फ जो एनवीएस एम्प्लॉय की डेथ हुई है उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वो एलिजिबल होंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। सेकेंड, फैमिली मस्ट बी इन स्टेट ऑफ पेन्यूरी एंड विदाउट एनी अदर मीन ऑफ लाइवहुड, जो फैमिली है हमारी वो बेसिकली गरीब होनी चाहिए, निर्धन होनी चाहिए और उसके पास कोई और साधन नहीं है लाइवहुड का। देन थर्ड है हमारी स्टेटमेंट, सच अपॉइंटमेंट्स आर लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ वैकेंसीज फॉलिंग अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर एनी ग्रुप सी पोस्ट। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ये जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो हम अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देंगे और सिर्फ ग्रुप सी के लिए हमारी, ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, मैक्सिमम हमारी 10% है। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको यहाँ पर बताना है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ओनली डिपेंडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले आप मुझे बताओ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहती है डिपेंडेंट्स। ऑब्वियसली हम जो डिपेंडेंट्स होंगे जिनकी भी डेथ हो गई है व्हाइल इन सर्विस, तो उसके सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट एलिजिबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि फैमिली हमारी इस स्टेट में होनी चाहिए पेन्यूनरी में, यानी कि एम्प्लॉय जो है किसी और अदर मीन ऑफ लाइवहुड नहीं हो, तो भी ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10% नहीं, वो हमारी 5% है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो जाती है इस परसेंटेज की वजह से, तो मैक्सिमम हमारे पास 5% है। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, ठीक है। सो एनवी स्पेसिफिक रूल से क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 हमारा क्या है, what degree of permanent disability have been prescribed for extension of medical facility to dependent brother under CSMA rules। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, CSMA रूल से है, मेडिकल अटेंडेंस रूल से क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा गया है कि अगर CSMA के तहत जो हमारी फैमिली होती है जिस पर कि मेडिकल बेनिफिट जिस पर लागू होते हैं, तो अगर डिपेंडेंट ब्रदर है हमारा तो उसके लिए जो परमानेंट डिसेबिलिटी है कितनी होनी चाहिए कि हम उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी का क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी हम किस कंडीशन में मानते हैं। डिसेबिलिटी हम उस कंडीशन में मानते हैं कि हमारी RPWD एक्ट के तहत, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत डिसेबल पर्सन वही है जिसकी मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी है, 40% है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, 40% जो डिसेबिलिटी है अगर ब्रदर की है तो उस पर मेडिकल फैसिलिटी अप्लाइकेबल होगी। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102। For the purpose of CSMA rules, family of a government employee include which of the following। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है CSMA रूल से है, यानी कि मेडिकल अटेंडेंस रूल से है और पूछा गया है रिगार्डिंग द फैमिली की फैमिली में कौन आएगा यहाँ पर। द पर्पस ऑफ CS फैमिली
ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो फैमिली की डेफिनेशन में हमारा काउंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ मैरिड डॉटर। तो हमने पढ़ा है कि हम मैरिड डॉटर को कवर कर सकते हैं अगर वो डिपेंडेंट है हमारी, और मैरिड डॉटर को कब, अगर जैसे मान लीजिए जो हस्बैंड है उसने अबेंडन कर दिया है या विडो हो गई है, डिवोर्सी है, उस केस में, ठीक है। लेकिन उसके चिल्ड्रन को हम फिर भी कंसिडर नहीं करते। तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन हमारे किसी भी केस में कंसिडर नहीं होंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, सेकेंड स्टेटमेंट है मैरिड डॉटर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय बट नॉट लिविंग विद हिम। तो मैरिड डॉटर है वो तभी होगी जब अपेंडेंट है, डिवोर्सी है, ठीक है, तो ये वाली नहीं होगी। तो ये हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है, चाहे, लेकिन मैरिड है तो हमारी फैमिली की डेफिनेशन से बाहर हो जाती है। थर्ड है माइनर ब्रदर लिविंग विद हिम। तो माइनर ब्रदर को हम कंसिडर करते हैं CSMA के तहत फैमिली में। नेक्स्ट है हमारा मेजर ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम लिविंग विद हिम। तो मेजर ब्रदर को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, माइनर ब्रदर तक ही कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो माइनर ब्रदर है लिविंग विद हिम वही हमारा यहाँ पर कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103। What is the minimum prescribed disability under NVS enrollment policy for a candidate seeking admission lateral entry in class 11 ऑन डिसेबिलिटी ग्राउंड? जो दिव्यांग रिजर्वेशन है उसके तहत मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? अगेन एनवीएस के रिगार्डिंग जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है वहाँ से हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम रख लेते हैं एनवीएस स्पेसिफिक रूल्स के तहत। डिसेबिलिटी है, अभी हमने डिस्कस किया, डिसेबिलिटी हमारी RPWD एक्ट ही चलता है हर एक केस में, और मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी होती है, 40% होनी चाहिए। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। इन व्यू ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट फीमेल टीचिंग स्टाफ इन JNV विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज पर ट्रांसफर गाइडलाइंस? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ये हमारा अभी आई थी जो ट्रांसफर गाइडलाइंस हैं NVS की, उससे क्वेश्चन है, उसमें प्रोविजन ऐड किया गया था फॉर द फीमेल पोजीशन। सो ये हमारा है NVS स्पेसिफिक रूल्स की कैटेगरी में हम इसको रख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पढ़ती हूँ, आप बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है आपका इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय मेल अदर पोस्ट इज एक्चुअल और डीम्ड वैकेंट। एक्चुअल वैकेंट की एक्चुअल वैकेंट है या डीम्ड वैकेंट है, या कि मानी जाएगी कि वैकेंट होगी, ठीक है। किस केस में, जहां पर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया है, कोई और पोजीशन नहीं है, तो वहां पर की वैकेंट हो जाएगी। शैल बी एम्बार्क फॉर फीमेल, तो जहां पर हमारी एक पोस्ट मेल के पास है तो दूसरी फीमेल के लिए होनी चाहिए। सेकेंड, इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड फीमेल अदर पोस्ट इवन इफ वैकेंट शैल बी केप्ट ओपन फॉर ऑल। अगर एक पोस्ट फीमेल के पास है तो सेकंड जो है हमारी ओपन होनी चाहिए सबके लिए। थर्ड, इफ बोथ पोस्ट आर वैकेंट वन पोस्ट शैल बी एम्बार्क फॉर फीमेल अदर फॉर ओपन फॉर ऑल। अगर 2 पोस्ट है उसमें से एक फीमेल, 2 जो अदर जो है ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए। फोर्थ हमारी इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय फीमेल द अदर पोस्ट इवन इफ वैकेंट और डीम्ड वैकेंट शैल बी एम्बार्क फॉर फीमेल। तो अगर एक पोस्ट ऑलरेडी फीमेल के पास है तो दूसरी भी हमारे पास फीमेल के पास होनी चाहिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हमारे टीचिंग स्टाफ के लिए स्पेसिफिकली फॉर लैंग्वेज, जैसे कि हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनल लैंग्वेज है, उसके लिए हमारा ये आया था। और ये क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर 2 पोस्ट खाली भी है ना, तो उसमें से अगर एक फीमेल के पास है तो दूसरी हमारी सिर्फ मेल के लिए रिजर्व नहीं होगी, कैप्ट ओपन फॉर ऑल होगी। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एक्चुअली ये है जो हमारी इस रूल को पूरा दर्शाती है कि अगर दोनों की दोनों पोस्ट हमारे पास ऑक्युपाइड है बाय फीमेल, ठीक है, देन वन पोस्ट फीमेल होनी चाहिए और अदर जो है ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट में भी ऐसा ही हमें ढूंढना है, तो वन पोस्ट फीमेल है तो अदर ओपन फॉर ऑल होगी, ये भी हमारी करेक्ट है, ये भी हमारी करेक्ट है, हमें बतानी है इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वन ऑक्युपाइड फीमेल है तो अदर हमारी एम्बार्क होगी फीमेल, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये फिर हमारी सेकंड पोस्ट होगी ओपन फॉर ऑल। और फर्स्ट स्टेटमेंट इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय मेल अदर पोस्ट शैल बी डिमार्क फॉर फीमेल, कि पहली भी मेल के पास है तो दूसरी फीमेल, तो वो हमारी होगी। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। सो इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट कौन सी है, 4 है, ठीक है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है 105। 105 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम प्रेस्क्राइब प्रोपोर्शन ऑफ सीट
इन क्लास 6 ऑफ JNV टू बी फिल्ड बाय गर्ल स्टूडेंट। तो एडमिशन गाइडलाइन से अगेन हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम रख लेते हैं एनवे स्पेसिफिक रूल की कैटेगरी में। एडमिशन गाइडलाइन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जब भी हम क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो टोटल सीट का कितना परसेंटेज जो है वो गर्ल्स के द्वारा फॉर्म फिल होने चाहिए, गर्ल्स जो है वो होनी चाहिए उन सीट्स पर, कितना परसेंटेज, मिनिमम 1/3, मिनिमम 10%, मिनिमम जो है हमारा 30% या मिनिमम 40%। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सो मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम इट शुड बी 1/3, ठीक है, 1/3 शुड बी द मिनिमम। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ JNVST फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू क्लास 9। क्लास 9 में जो JNVST होता है, यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होता है लेटरल एंट्री के लिए क्लास 9 के लिए, उसका कितना टाइम लिमिट जो है प्रेस्क्राइब किया गया है? तो 6 के लिए होता है हमारा 2 आवर, 9 के लिए होता है हमारा 2.5 आवर एंड सेम विद द 11th क्लास। यहाँ पर पूछा गया 9th लेटरल एंट्री कितना होगा? 2 आवर्स 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर्स 3 आवर्स। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो 2.5 आवर का हमारा एग्जाम होता है। सो 2 आवर एंड 30 मिनट्स विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, while proposing the name of a retired government servant। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किससे है? CCA रूल से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? while proposing the name of a retired government servant to associate in departmental inquiry, it must be ensured that such a defense assistant is not very busy। कि जब भी हम किसी भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हम जोड़ते हैं, हम उसको इंक्वायरी ऑफिसर भी बना सकते हैं, हम डिफेंस असिस्टेंस भी बना सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस असिस्टेंस की बात की गई है। वुड बी अवेलेबल टू अपीयर एंड परफॉर्म हिज रोल एज ए डिफेंस असिस्टेंट। तो जब भी हम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर हम हायर करेंगे कि डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर वो ज़्यादा बिजी ना हो एंड विदाउट हैम्परिंग द टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, कितने ज़्यादा केस भी ना हो जाए कि अब एम्प्लॉय जो है हमारा बहुत सारे केसेस को हैंडल ना कर पाए और टाइमली इंक्वायरी कंप्लीट ना हो। इसीलिए स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस विच अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट टू वर्क एज ए डिफेंस असिस्टेंट एट एनी गिवन टाइम। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक टाइम पर हैंडल कर सकता है एज ए डिफेंस असिस्टेंट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? 5 केसेस, 10 केसेस, 7 केसेस और 3 केसेस। सो डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर मैक्सिमम जो केसेस हो सकते हैं किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो कितने हो सकते हैं? 7 केसेस। राइट ऑप्शन इज हियर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108, विच ऑफ द विमेन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD Ministry of Women and Child Development has set up an online complaint management system for registering complaint relating to sexual harassment at workplace. Indicate the name of this complaint management system। ये हमारा क्वेश्चन है पोश एक्ट से, या जिसको हम जानते हैं SHWWPPR एक्ट। दोनों हमारे एक ही हैं। तो इस एक्ट में हमने पढ़ा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया था, जो आप ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, और जहां पर अगर आपको कोई भी कंप्लेंट अपनी करवानी है, अगर आप अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करवाना चाहते तो ऑनलाइन आप जो पोर्टल पर करवा सकते हो, उस पोर्टल का आपको नाम बताना है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा मीटू, सेकेंड है हमारा सीबॉक्स, थर्ड है हमारा जेंडकॉम और शी है हमारा शी कॉम। सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन है? यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो उसका नाम हमारा क्या है? उसका नाम है हमारा सी बॉक्स, अभी भी न्यूज़ में था शी बॉक्स, SHE बॉक्स। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पर भी जा सकते हैं, वहां पर आप इसकी कंप्लेन कर पाएंगे। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109। 109 हमारा क्या कहता है? एज पर जेएनवी रिवाइज प्रोसीजर फॉर कंडेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल से क्वेश्चन है। अगेन हमारा एनवे स्पेसिफिक रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। What लाइफ स्पैन ऑफ डम कंप्यूटर टर्मिनल हैज बिन फिक्स। तो जब भी आप किसी भी चीज को डिस्पोज करते हैं जो सरप्लस है, ऑब्सोल्यूट है, आपके यूज में नहीं है, कोई प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो वो सारे प्रोसीजर हमारे पास कंडेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल में है। आपको बताना है कितना लाइफ स्पैन है डम कंप्यूटर टर्मिनल का, कितना फिक्स किया गया है जिसके बाद कि हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। विच इज द करेक्ट ऑप्शन है? 3 years, 2 years, 7 year और 5 year। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो राइट ऑप्शन एज पर द प्रोसीजर इज 5 year, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? 5 year। 5 year रखा गया है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 110। What time limit has been prescribed under CSMA rules for submission of फाइनल क्लेम्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस? अगेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से है? CSMA रूल से है। और ये क्वेश्चन हमारा टाइमलाइन का है कि जब भी CSMA रूल के तहत कोई भी एम्प्लॉय मेडिकल फैसिलिटी लेता है तो जो भी उसका फाइनल क्लेम है उसका सबमिशन रिम्बर्समेंट के लिए कितने दिन में कर देना चाहिए? 30 days, 6 months, 3 months, 2 months। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो CSMA रूल्स के तहत टाइमलाइन का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। टाइमलाइन इज द 6 months। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 6 months का टाइम लिमिट मिलता है आपको अपने बिल सबमिट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल बिकम एंटाइटल फॉर इंक्रीमेंट on completion of which of the following period of service in the 6th pay commission regime। तो 6th पे कमीशन रिजीम के तहत कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कि इंक्रीमेंट मिलना है वो कितने ईयर की सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है FR एंड SR से। सो आप बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा 6 months और मोर। सेकेंड है हमारा 1 financial year और मोर। थर्ड है हमारा 3 months और मोर। और फोर्थ है हमारा 1 calendar year और मोर। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इंक्रीमेंट के लिए एक कैलेंडर ईयर में आपका जो है मिनिमम 6 months की जो है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए तो आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? 6 months और मोर। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 111 का वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 112। हाउ मैनी members have been prescribed for the committee to write off books in the JNV। बुक्स को राइट ऑफ करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के कितने मेंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। सो राइट ऑप्शन फर्स्ट 3, सेकंड हमारा 5, थर्ड हमारा 10 या फिर हमारा फोर्थ 7। विच इज द करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें हमारे पास कौन होता है? 1 PGT टीचर होता है, 1 TGT टीचर होता है, 1 वाइस प्रिंसिपल है हमारा, एक हमारा जो लाइब्रेरियन है वो होता है इस कमेटी का मेंबर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है। तो टोटल 5 लोग होते हैं इस कमेटी में। तो टोटल मेंबर हमारे कितने हुए? 5। सो राइट ऑप्शन इज हमारा 5 हियर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। Subject to condition, what is the amount of each award for passing the Pragya examination through training classes under Hindi teaching scheme effective from 2011 to an employee who score 80% मार्क्स? आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो है किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाएगा एज ए अवार्ड के तौर पर अगर वो प्रज्ञा एग्जामिनेशन को पास करता है ट्रेनिंग के थ्रू। ये आया था हमारा हिंदी टीचिंग स्कीम्स में जो कि हमारी आई थी 2011 में। सो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कोई एम्प्लॉय अगर 80% स्कोर करता है तो उसको कितना अलाउंस दिया जाएगा एज ए रिवॉर्ड के तौर पर, कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा? फर्स्ट है 3000, सेकेंड 2400, थर्ड 1600 और फोर्थ है हमारा 1800। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो अगर कोई एम्प्लॉय है वो परसेंटेज लेकर आता है 17% एंड अबव तो उसको हम देते हैं 2400, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय जो है यहाँ पर
60 से अबव यानी कि 69 तक, 60 to 69 तक अगर मार्क्स लेकर आता है उसको देते हैं हम 1600, और 50 to 59 लेकर आता है तो उसको हम देते हैं 800। यहाँ पर पूछा गया है 80% किसी ने स्कोर किया है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो आंसर कितना होगा 2400। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। Which of the following is not to be termed as revenue receipt for the purpose of preparation of budget? So preparation of budget चैप्टर हमारा आता है GFR के तहत, वहां से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेंट्रल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस एडमिनिस्ट्रेड बाय द CBDT एंड CBC। सेकेंड हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो इंटरेस्ट चार्ज टू द कमर्शियल डिपार्टमेंट। थर्ड है हमारा एक्सटर्नल डेब्ट्स। फोर्थ है हमारा लोकल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड अदर रिसिप्ट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन। तो आपको बताना है कौन सा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है यहाँ पर हमारा नहीं है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देखोगे जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, एक्सटर्नल डेब्ट जो है हमारा वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ना होके वो हमारा क्या है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। बाकी सारे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट है। सो 114 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 115। ऑल एस्टिमेटेड सेविंग नोटेड इन ग्रांट और अप्रोप्रिएशन। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो कहाँ से है, GFR से है। All estimated saving noticed in grant or appropriation shall be surrendered by administrative ministry department concerned to the Ministry of Finance before the preparation of final estimate during the closing of financial year। कि जो भी आपका कोई भी ग्रांट है, अप्रोप्रिएशन है यानी कि अनुदान है या विनियोग है, उसमें जो भी आपके पास बचत राशि है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वित्त मंत्रालय को वित्तीय वर्ष की अंतिम अवधि के समापन के दौरान अंतिम रूप से प्राक्कलन तैयार करने के लिए सरेंडर कर दी जाएगी। तो ये जो है GFR के किस रूल में दिया गया है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रूल इन GFR 2017, रूल नंबर 62, 64, 63 और 61, विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सो यहाँ पर हमारे पास 4 रूल दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 61 की। इसके बारे में, इसमें है एक्सेस एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है, रूल नंबर 61। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 62। रूल नंबर 62 है हमारा सरेंडर ऑफ सेविंग के बारे में। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 63 और रूल नंबर 64। सो रूल नंबर 63 है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस। एंड हमारा जो 64 है वो है हमारा एडिशनल अलॉटमेंट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, सरेंडर। एस्टिमेटेड जो सेविंग है वो हमें क्या करनी है, वो हमें सरेंडर करनी है। तो सरेंडर ऑफ सेविंग किस में है, रूल नंबर 62 में। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन रूल नंबर 62 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है 115 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा GFR से ही दिया गया है। Which rule of General Financial Rule 2017 provides the detailed procedure for preparing an application for reappropriation of funds from one primary unit to another of appropriation to another primary unit? क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा रूल है जो कि आपको एक अप्रोप्रिएशन से दूसरे अप्रोप्रिएशन में अगर आपको जो फंड है वो उसके लिए डिटेल प्रोसीजर बताएगा कि कहाँ पर है, किस में है प्रोसीजर, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर?
सो हमारा जो रूल नंबर 65 है वो हमारा पूरा ही रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के बारे में है। उसी के किस क्लोज में है, क्लोज पूछा गया है यहाँ पर। सो वो हमारा किस क्लोज में है, वो हमारा रूल नंबर 65 के फर्स्ट क्लोज में दिया गया है। ठीक है, रूल नंबर 65 के फर्स्ट क्लोज में। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि 65 हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117। For the purpose of providing a speedy trial, state government shall designate a special court in consultation with which of the following authority। क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, पोक्सो एक्ट से है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके बारे में है कि आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में स्पीडी ट्रायल करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्पेशल कोर्ट असाइन करना चाहिए, तो वो किसकी कंसल्टेशन के बाद करना चाहिए। ये हमारा आ जाता है रूल नंबर 28 में। ठीक है, तो किसकी मदद से करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट में हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो हाई कोर्ट दिया गया है हमारा यहाँ पर। सो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है 117 का। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 118। Every nomination made and every notice of cancellation given by government servant shall take effect from which of the following date। जो भी एम्प्लॉय कोई भी नॉमिनी सबमिट करता है या उसको कैंसिल करवाता है वो किस दिन से इफेक्टिव माना जाता है वो आपको बताना है। सो ये हमारा आ जाता है जीपीएफ, और क्योंकि हम एनवीएस की बात कर रहे हैं सो सीपीएफ रूल से। सो जब भी कोई भी एम्प्लॉय अपना कोई भी नॉमिनी फाइल करता है तो वो रिक्वेस्ट देता है एचओ को, हेड ऑफ ऑफिस को, और उसके बाद जाता है वो अकाउंट ऑफिसर को, सो पेन अकाउंट ऑफिसर को। जब वो रिक्वेस्ट पेन अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंच जाती है तब हम मानते हैं कि रिक्वेस्ट आ चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने हेड ऑफ ऑफिस को रिक्वेस्ट दे दी और उसके बाद एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम हेड ऑफ ऑफिस के पास जब रिक्वेस्ट आई उसी दिन से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का केस नहीं दिया गया, नॉर्मल केस है, और नॉर्मल केस हमारा क्या है, डेट ऑफ फॉरवर्डिंग टू द पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो चार ऑप्शन है। फर्स्ट है डेट ऑफ साइनिंग द नॉमिनेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, नहीं, एम्प्लॉय साइन करके अपने पास रखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड हमारा डेट ऑफ फॉरवर्डिंग टू एचओ, तो एचओ के पास भेजा जाएगा उससे। थर्ड हमारा डेट ऑफ फॉरवर्डिंग टू द पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जब पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। या फोर्थ हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द एचओ, तो एचओ की आगे जब पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेज देगा तब होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 119। एज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो पोश एक्ट से है, जिसको हम जानते हैं SHWW-PPR एक्ट के नाम से। As per sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act, within how much period of completion of inquiry by internal complaint committee may report of its finding made to the employer। कि जो एम्प्लॉय जब भी कोई कंप्लेन आती है इस कमेटी के पास, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास, इसी को हम एक तो इंक्वायरी ऑथोरिटी मानते हैं, यही हमारी इंक्वायरी करती है। तो ये इंक्वायरी करती है 3 मंथ्स के अंदर, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले भी खत्म हो सकती है। 3 मंथ्स में जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है उसके कितने दिनों के बाद जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी एम्प्लॉयर को, तो इसके बाद इसके पास इसको मिलता है 10 दिन का समय कि वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाए और वो आगे एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करे। सो ऑप्शन फर्स्ट है 7 डेज, बी 21 डेज, सी 15 और डी 10 डेज। तो राइट ऑप्शन कितना होगा, 10 डेज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। 120 हमारा क्या कहता है, 120 है हमारा एज रिगार्ड ऑफिसर प्राइस ऑन जेम पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछी गई है, जेम पोर्टल जीएफआर चैप्टर नंबर 6 जेम से क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि एज ए ब्रेकअप ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ प्राइस शुड बी अपेंडेड टू प्रोवाइड ए कमीशन
कंपैरिजन दैट द ऑफर प्राइस वर्क आउट एटलीस्ट 10% लेस ऑन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कि जो हमारे क्वेश्चन है जीएफआर के रिगार्डिंग, उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है पहला कि कीमत के विभिन्न अवयवों का ब्यौरा इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह तुलना की जा सके कि प्रस्तावित कीमत घटा अधिकतम खुदरा मूल्य से 10% कम हो। सेकंड हमारा है द प्राइस शैल बी इंडिकेटेड इन इंडियन रुपी फॉर ईच अकाउंटिंग यूनिट। ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा सही है क्योंकि इंडिया में हम इंडिया की करेंसी है रुपी, तो रुपी में ही होगा पैसा, वहाँ पर जो भी प्राइस लिखा है। थर्ड, प्राइस ऑफ ऑफर्ड गुड्स और सर्विस शैल बी फर्म एंड फिक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी प्राइस है हमारे ऑफर्ड गुड के वो हमारे फर्म होने चाहिए और एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारे फिक्स होने चाहिए। ठीक है। थर्ड कहता है कि सेलर कैन ऑफर गुड और सर्विसेज विद यूनिफॉर्म ऑल इंक्लूसिव यूनिट प्राइस ऑन ऑल इंडिया बेसिस और स्पेसिफाइड लोकेशन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो जो भी सेलर है वो जो भी प्राइस यहाँ पर दे रहा है तो ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग दे सकता है, या जहाँ पर भी वो अपनी लोकेशन पर अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग दे सकता है। स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, जो करेक्ट नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट, ऑब्वियसली जब आप प्राइस डिसाइड करोगे तो जो भी वेरियस एलिमेंट है प्राइस के, आपका कितना पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का, आने का सामान का, ले जाने का, सब आप बता के तब आप बताते हो कि कितने का प्रोडक्ट पड़ेगा। ठीक है। सेकंड हमारा इंडिकेटेड रुपए में होगा, ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो कहती है ऑल इंडिया बेसिस पर प्राइस यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन लोकल के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वेरी कर सकता है, वो भी हमारा सही है। जो सही नहीं है वो है हमारा थर्ड कि जो भी प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हमेशा हमारा फर्म होना चाहिए, कि वो हमेशा हमारा फिक्स होना चाहिए। वो नहीं है क्योंकि प्राइस हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, मार्केट जैसे फ्लक्चुएशन होगी सेलर अपना प्राइस चेंज कर सकता है, मार्केट में प्राइस कम हुआ तो कम, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, कंपटीशन को देखते हुए कोई और सेलर जो है उसी प्राइस में कम प्राइस में दे रहा है तो वो अपना चेंज कर सकता है, राइट। डिमांड को देखते हुए प्राइस चेंज किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि प्राइस जो है हमेशा फिक्स नहीं होंगे। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द रॉन्ग हियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। A new versatile ICT information and communication technology based system may been introduced in chapter 4 of GFR। अगेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, GFR से है कि जो GFR का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, तो विच विल स्ट्रीमलाइन द वर्क ऑफ सैंक्शन प्रिपरेशन बिल्स। तो आईसीटी जो हमारा न्यू आईसीटी है उसके तहत जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चैप्टर 4 है हमारा जीएफआर का, उसमें किस में स्ट्रीमलाइन ऑफ वर्क दिया गया है कि जो हमारा एक्शन है या प्रिपरेशन है, बिल प्रोसेसिंग है, पेमेंट है, रिसिप्ट मैनेजमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फंड फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस रूल में दिया गया है। तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। रूल नंबर 85, रूल नंबर 86, रूल नंबर 90 और रूल नंबर 78। पहले तो आपको ये चारों पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक हमारा किसका है, एनुअल अकाउंट्स का है। सो रूल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूल हमारा जो 85 है वो है हमारा बैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में। रूल नंबर 86 हमारा पीएफएमएस के बारे में है एंड रूल नंबर 78 की अगर हम बात करें वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है। सो ये जो भी चीज़ें दी गई हैं कि वर्क जो है हमें सैंक्शन करना है, प्रिपरेशन, बिल प्रोसेसिंग करनी है, पेमेंट करना है, या हमें जो है रिसिप्ट मैनेजमेंट करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम कर सकते हैं, फंड फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हैं और साथ में हम लास्ट में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये सब हमारा किसका पार्ट है, पीएफएमएस का, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप सारे काम एक साथ कर सकते हैं। आपका चाहे बिल प्रोसेसिंग है, आपको कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, कोई भी, वो सब आप यहां पर कर सकते हैं। ये हमारा किसके तहत है, ये है हमारा रूल नंबर 86 के तहत। तो यहाँ पर हमने 121 तक क्वेश्चन कर लिए, हमारे टोटल क्वेश्चन 150 है। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी हम
डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिन फाइनेंस का पार्ट। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे बाकी जो लैंग्वेज पार्ट है और एजुकेशन साइकोलॉजी है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव कर रहे हैं, तो नोट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है नोट्स का सेट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा अपडेटेड सेट है। जैसे केवीएस में 12 बुक का सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, अपडेटेड सिलेबस है, एनवीएस में 11 बुक्स आती हैं, ईएमआरएस में आपकी 10 बुक आती हैं, और इसी तरीके से यूपीएससी आपके 11 बुक का सेट है। अगर आप हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही स्टडी पोर्टल आपको टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस भी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं उसे आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप हमारा लेटेस्ट लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 12 मई को। ये बैच जो है इवनिंग बैच है, इवनिंग में क्लासेस होती हैं, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीचर की बात करें तो इसमें आपको 2 साल तक की वैलिडिटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको इसमें हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं इस कोर्स के साथ, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं। अभी अगर आप इसको परचेज करेंगे तो 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन चल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड है हमारा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको 3000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग की बात करें तो 5 o'clock आपका होता है एडमिन एंड फाइनेंस की क्लासेस होती है, साथ ही आपका जो साइकोलॉजी है या एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है वो आपका पोर्शन होता है 9:30। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे या फिर डायरेक्टली हमें कॉल बैक कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। ये हमारा लाइव बैच है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी हर एक कोर्स के लिए अवेलेबल है। जैसे ये केवीएस का रिकॉर्डेड बैच है, ये यूपीएससी है, ईएमआरएस है और एनवीएस सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मेरी अभी एलिजिबिलिटी नहीं है बट अभी से मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो हमारे पास बैच जो है वो 67 ईयर्स तक जो वैलिडिटी है उसके साथ है, 7 साल तक की वैलिडिटी के साथ। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको सारा पैसा वापस दे दिया जाएगा। इस बैच के बारे में भी जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप इस नंबर को पहले आप सेव कर लें, उसके बाद आप डिटेल शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, स्पेस देके सिटी और स्पेस देके एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर करेंगे। जैसे सपोज आपका नाम मनोज है तो मनोज लिखेंगे, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम जो भी आपका जैसे केवीएस प्रिंसिपल है तो वो आप लिख के हमें शेयर कर देंगे। इवन इस पेपर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। बैक टू क्वेश्चन चलते हैं। सो क्वेश्चन हमारा, हमने ये वाला क्वेश्चन अभी कर लिया था आईसीटी के तहत पीएफएमएस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कहता है, which minimum rank of officer in government of India has been prescribed to be declared as a HOD in the General Financial Rule। तो जनरल फाइनेंशियल रूल से अगेन हमारा क्वेश्चन है जीएफआर से। जो आप चैप्टर 1 पढ़ते हैं उसमें हमारे पास डेफिनेशंस है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके लिए मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, अंडर सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो हमारे एचओडी की डेफिनेशन कहती है कि एचओडी हमारा मिनिमम जो लेवल होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी या उससे अबो होना चाहिए, ठीक है, अबो होना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 123, क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, व्हाट वुड बी द ट्रैवल एंटाइटलमेंट बाय रेल इन रिस्पेक्ट ऑन ऑफिसर ऑन टूर ड्रॉइंग हिज पे इन ए पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 12 एंड अबव। तो क्वेश्चन हमारा अलाउंस से है और अलाउंस
अलाउंस में भी मैंने आपको हमेशा बताया कि अलाउंस से जब भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जामिनर की क्या रहती है, टीएडीए रूल्स रहते हैं। तो टीएडीए से क्वेश्चन है, अगर कोई एम्प्लॉय है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 12 एंड अबव है तो रेल के लिए जो एंटाइटलमेंट होगा वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या मिलेगा उसको। रेल के लिए एंटाइटलमेंट किस में जा सकता है, एसी सेकंड, एसी चेयर कार, एसी थर्ड और एसी फर्स्ट। तो पे लेवल 12 एंड अबव है, हाईएस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एसी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 है एज पर एसआर सप्लीमेंट्री रूल 23 के अकॉर्डिंग जो हमारे टीए रूल्स है, अगेन हमारा टीएडीए से है क्वेश्चन। द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जब एम्प्लॉय को दिया जाता है तो कितना अमाउंट उसमें से डिडक्ट होगा। द रेट ऑफ डिडक्शन फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस, अगर एम्प्लॉय हर दिन एब्सेंट रहता है तो एक दिन एब्सेंट का कितना उसका जो अमाउंट है वो उतना डिडक्ट होगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/26, 1/31, 1/30 या 1/28, विच इज करेक्ट ऑप्शन हियर। सो हमारा जो अमाउंट डिडक्ट होता है दैट इज 1/30। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अंडर सेक्शन 115 बीएसी, क्वेश्चन हमारा कहां से आ गया, इनकम टैक्स से आया। सेक्शन 115 बीएसी के तहत टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली and others for total taxable income for financial year 23-24 फाइनेंशियल ईयर का पूछा गया है, ठीक है। बिटवीन 9 लाख टू 12 लाख द टैक्स पेबल वुड बी एट द रेट ऑफ। तो जो हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन, सेक्शन किसकी बात की गई है, सेक्शन जो यहाँ पर बात की गई है 115 बीएसी की, और पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो अगर 9 लाख टू 12 लाख है तो जो टैक्स पेबल होगा वो कितना होगा, 10%, 5%, 20% या फिर 15%। सो 9 to 12 के लिए हमारा कितना आंसर होगा, 15%। कितना होता है, 15%। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। एज पर GID 1 बिलो SR 25 रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, अगेन हमारा क्वेश्चन कहां से है, TADA से है। Rates of travelling allowance shall be automatically increased by 25% when dearness allowance on revised pay structure according to 7th pay commission goes up by। तो ये हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे अलाउंस होते हैं DA स्पेसिफिकली, उसका बाकी अलाउंस पर अफेक्ट पड़ता है, और जब भी वो 50% से अबव होगा तो हमारी परसेंटेज कितनी बढ़ जाएंगी, 25%, राइट। तो यहाँ पर 50% जब DA इंक्रीज होगा तो हमारा 25% बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127। In departments where officers are required to receive money on the behalf of government and issue receipt, they should maintain proper account of receipt in the form prescribed. Identify the prescribed from the following। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो GFR से है, और वैसे देखा जाए तो पूछा कहाँ से गया है, GAR से। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स होते हैं ये। तो जो भी डिपार्टमेंट है हमारा बेसिकली, जहाँ पर भी ऑफिसर है उसको कोई भी मनी रिसीव करनी है गवर्नमेंट के बिहाफ पर और रिसिप्ट इशू करनी है, तो जो प्रॉपर सैंक्शन ऑफ रिसिप्ट वो मेंटेन करता है, वो किस फॉर्म में मेंटेन होती है, वो फॉर्म आपको बताना है। विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। फॉर्म जो है हमारा GR3, GR6, GR5 या फिर GR1, विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो वो हमारा यूज होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 3, GR3। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128। डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन हैज बीन एनलिस्टेड इन विच स्पेसिफिक रूल ऑफ GFR। अगेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, GFR से है, और क्या पूछा गया है कि जो डिटेल प्रोसीजर है जिसमें कि हम कम्युनिकेशन करते हैं सैंक्शंस का, वो हमारे किस रूल में दिया गया है। डिटेल प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन वो किस स्पेसिफिक रूल में दिया गया है, रूल नंबर 26, रूल नंबर 29, रूल नंबर 35 या फिर रूल नंबर 23। सो जो हमारा रूल नंबर 26 है वो किसके बारे में है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन।
सो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल नंबर 26, responsibility of controlling officer in respect of budget allocation. ठीक है, नेक्स्ट हमारे किस रूल के बारे में बात की गई है? रूल नंबर 29, प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 23. रूल नंबर 23 किसके बारे में है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, DFPR, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स. नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 35. रूल नंबर 35 में किस बारे में बात की गई है? लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. बाय फायर, फ्लड, ये सब इसके बारे में बात की गई है. ठीक है, तो 4 रूल हैं. सबसे पहले रूल नंबर 26, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन. जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बजट एलोकेट किया जाता है, उसके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है. साथ ही कंट्रोलिंग ऑफिसर इस बात का ध्यान रखता है कि बजट जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्च हो, जिस भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया उसी पर्पज के लिए खर्च हो, बजट जो हमारा एक्सीड ना करे, इन सब चीजों का ध्यान रखता है. नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 29 जो है प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है. डिटेल प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन किस में दिया गया है? सो वो दिया गया है हमारा रूल नंबर 29 में. सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3. रूल नंबर 35 जो है वो लॉस के बारे में बात करता है कि जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो हम कैसे रिपोर्ट करेंगे उसके बारे में. एंड रूल नंबर 23 जो है हमारा फाइनेंशियल पावर को कैसे डेलीगेट किया गया, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, उसके बारे में है. ठीक है, सो ये हमारा राइट ऑप्शन 128 का क्या होगा? हमारा रूल नंबर 29, यानी कि रूल नंबर 29 किसमें? ऑप्शन 3 में. सो 3rd करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129. 129 हमारा क्या है? Who is the banker to the government of India? बैंकर कौन है? To the government of India, who is the banker? Reserve Bank of India, State Bank of India, ICICI Bank और Central Bank of India, which is correct option here. So banker to government of India, easy सा क्वेश्चन है, सबको पता है. Who is the banker? RBI, Reserve Bank of India. इसको भी आप जो है GFR में रख सकते हो, क्योंकि वहां पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से पेमेंट लेता है, आगे कैसे फॉरवर्ड करता है, उसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 130. एज पर चैप्टर 6, GFR से क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर 6 से. As per chapter 6, procurement of goods and services in Journal Financial Rule, what are the monetary limits of local purchase committee? जो लोकल परचेज कमेटी होती है उसकी मॉनेटरी लिमिट्स बतानी है. मॉनेटरी लिमिट्स ऑफ लोकल परचेज कमेटी फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल. अगर कोई भी आइटम जो है आपका जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो लोकल परचेज कमेटी की जो लिमिट्स हैं वो आपको बतानी है कि कितनी है. क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 50,000 टू 5 लाख, सेकेंड है हमारा 1 लाख टू 10 लाख, थर्ड है हमारा 25,000 टू 2.5 लाख एंड फोर्थ है हमारा 2 लाख टू 15 लाख. तो अभी हाल ही में लिमिट्स इंक्रीज हुई थी, आपको पता होना चाहिए. तो पहले हमारी लिमिट क्या थी? पहले हमारी लिमिट ये थी. जब हमारी इंक्रीज हुई अमेंडमेंट के बाद, तो अगर कोई भी आइटम हमारा GFR पर अवेलेबल नहीं है, दो चीजें हैं. एक तो हम इंडिविजुअल सर्टिफिकेट से परचेज कर सकते हैं अप टू 50,000 तक की, और अगर लोकल परचेज कमेटी बनानी है तो इसमें हमारे पास 3 मेंबर होते हैं, जो कि कौन बनाता है? HOD बनाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाता है. और इसके पास पावर कितनी होती है? इसके पास है 50,000 से लेकर 5 लाख तक की आफ्टर अमेंडमेंट. पहले थी 25 टू 2.5 लाख, आफ्टर अमेंडमेंट 50,000 टू 5 लाख. सो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. राइट. नेक्स्ट है हमारा 131. एज पर नेशनल पेंशन स्कीम NPS के तहत व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर विड्रॉ फ्रॉम इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट सब्जेक्ट टू कंडीशन. NPS के तहत आपको बताना है कितना अमाउंट है जो आप विड्रॉ कर सकते हो. मैक्सिमम लिमिट कितनी विड्रॉ कर सकता है इंडिविजुअल अपने पेंशन अकाउंट से? 5%, 15%, 10%, 25%, विच इज करेक्ट ऑप्शन?
एज पर पेंशन सिस्टम कितना अमाउंट निकाल सकता है, तो अगर एनपीएस हमने पढ़ा है तो अमाउंट 3 साल के बाद 3 बार ही निकाल सकते हैं, और कितना 25%। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, समिति शैल ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा एनपीएस से, है ना। सो समिति शैल ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर मेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम to the account of each subscriber. What is the contribution as per percentage of emolument as on 31st March year? ये क्वेश्चन है हमारा सीपीएफ का। तो जो समिति है वो आपके सीपीएफ की कंट्रीब्यूशन करती है हर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पर। तो 31 मार्च को जो समिति एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करती है वो कितना परसेंटेज है वो आपको बताना है। 20%, 10%, 15% और 5%, विच इज द करेक्ट ऑप्शन है। 20, 10, 15 और 5, which is correct option here. So कितना करती है, 20, 10, 15 और 5. So right option है हमारा 10%. 10% करती है, so second option हमारा यहाँ पर correct है. You can comment your answers in the comment section. Next है हमारा 133. When a government servant with a qualifying service between 1 to 5 years dies while in service, gratuity payable to the family would be. तो ये हमारा क्वेश्चन है पेंशन रूल से, ठीक है। ग्रेजुएटी, कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है जब वो सर्विस में है और उसकी सर्विस है 1 to 5 ईयर की, तो उसकी फैमिली को ग्रेजुएटी दी जाती है। तो आपको बताना है कि वो ग्रेजुएटी कितना मिलता है उसको, वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 12 टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट्स, बी है हमारा 20 टाइम्स द एमोलूमेंट, सी है हमारा 2 टाइम्स द एमोलूमेंट और डी है हमारा 6 टाइम्स द एमोलूमेंट्स, विच इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 6 टाइम्स द एमोलूमेंट्स, तो राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 134। द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट एंड लॉयर्स। तो सबको पता है लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट्स एंड लॉयर्स है हमारे पास। दे आर लाइसेंस लीगल प्रोफेशनल हु कैन अपीयर इन कोर्ट, तो उनको लाइसेंस दिया जाता है लीगल प्रोफेशनल का, जिसके बाद वो कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स, और अपने क्लाइंट का पक्ष रख सकते हैं। हु अमंगस द फॉलोइंग रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन, आपको बताना है नीचे दिए गए में से कौन लीगल प्रोफेशनल को रेगुलेट करता है, कौन नियम बनाता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, कि कौन कितनी एजुकेशन होगी, क्या कुछ होगा उसके बारे में वो आपको बताता है। सो फर्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेकंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमें पता है एडवोकेट और जो लॉयर्स हैं उनके लिए सारे रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। सीपीएफ अकाउंट, तो सीपीएफ से हमारा क्वेश्चन है कि जो सीपीएफ अकाउंट्स ऑफ एनवीएस आर ऑडिटेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो जो सीपीएफ अकाउंट होते हैं हमारे समिति के, उसको कौन ऑडिट करता है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ समिति, सेकंड है हमारा कैग, थर्ड है लोकल फंड ऑडिट और फोर्थ है हमारा सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो जो भी अकाउंट्स हैं हमारे समिति के, ठीक है, सीपीएफ के स्पेसिफिकली, उसको कौन करता है, उसको हमारे करते हैं जो लोकल ऑडिटर्स होते हैं समिति के, वो हमारे करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, हमारा ऑडिटर ऑफ द समिति, वो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। बड़ा इजी है, आरटीआई एक्ट से है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे 136 का। Where an application for seeking information is made to public authority which is held by another public authority, within how many days is the application transferred to that public authority। अगर कोई एप्लीकेशन एक पब्लिक अथॉरिटी को मिलती है और उसके बाद जो है वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास ट्रांसफर की जानी है, तो कितने दिन के अंदर वो एप्लीकेशन दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर की जाएगी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। 4 days, 5 days, 6 days, 3 days, which is correct।
सो वो फॉरवर्ड की जाती है 5 डेज में। सो राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन से, यानी कि एलटीसी से। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस प्रेस्क्राइब फॉर अवेलिंग एलटीसी ऑन द डेट ऑफ जर्नी। तो जिस भी दिन आप जर्नी कर रहे हैं उस तक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है बेसिकली एलटीसी के तहत, वो पूछा गया है कि कितने साल की आपकी मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। तो हमने एलटीसी में एलिजिबिलिटी में पढ़ा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एलटीसी तब मिलता है जब उसकी कम से कम 1 साल की सर्विस होती है, उसके बाद एलिजिबल होता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस। सो 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 1 ईयर। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। द इंडियन लीगल सिस्टम फॉलोज अ प्रिंसिपल। इंडियन लीगल सिस्टम का एक प्रिंसिपल है और वो क्या कहता है, विच मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू एंड मस्ट अबाइड बाय लॉज। कि जो भी इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, सबको कानून का पालन करना चाहिए। नो वन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इज अबाउट द लॉ। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है वो हम क्या कहते हैं, तो ये हमने अपने फंडामेंटल रूल्स में पढ़ा। जो आपके फंडामेंटल रूल्स हैं आपने वहां भी पढ़े होंगे। तो इसमें 4 टर्म दी गई हैं। जो पहले बात करते हैं वो है हमारी सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक रूल्स और फ्रीडम्स के बारे में बात करती है, स्पेसिफिक राइट्स के बारे में बात करती है, कुछ राइट्स और फ्रीडम के बारे में बात करती है। सेकंड जो है हमारा रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो हमें पता है, वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो है हमारा विधि का शासन जो है, कि एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और स्टेटस मस्ट अबो बाय द सेम लॉज एंड दैट द गवर्नमेंट इज आल्सो बाउंड बाय दिस लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर कोई इंसान, चाहे उसका पोजीशन कुछ भी हो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसको सारे कानून जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो मानने चाहिए, और चाहे गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, उसको जो भी कानून है वो सारे मानने चाहिए। कानून से ऊपर गवर्नमेंट नहीं है। थर्ड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बेसिकली, उसमें जो टर्म दी गई है दैट इज द जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लॉ को, ठीक है, जो भी लॉ की स्टडी है उसका जो टर्म है दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल अंडर लॉ। लॉ के तहत सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाए वो है। लेकिन यहाँ पर ये बात करता है कि सभी को जो है कानून में जो है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है सबको कानून का पालन करना चाहिए, और चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो उसको भी कानून का पालन करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ में आ जाता है, विधि का शासन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। 139 अगेन हमारा कहां से है, एलटीसी से है, लीव ट्रैवल कंसेशन। करंट ब्लॉक ऑफ एलटीसी फॉर होम टाउन। करंट ब्लॉक जो है वो क्या है, सो करंट ब्लॉक हमारा क्या चल रहा है, 22 टू 25 ये हमारा करंट है। इसको हम डिवाइड करते हैं 22 टू 23 और 24 टू 25। अभी हम किस ईयर में है, 25 में। सो करंट ब्लॉक हमारा क्या है, 24 टू 25। सो वो कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्या कहता है, एजुकेशन टीवी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। एजुकेशन टीवी जो है वो इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बारे में क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस जो दिए गए हैं दैट इज 1960, 1962, 1961 और 1959। तो एजुकेशन जो टीवी है वो कब आया था, वो आया था हमारा 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। काफ़ी ग्रुप ऑफ चैनल थे विद द हेल्प ऑफ द रेडियो भी उसके साथ जो है किया गया था, और कहाँ पर, डीडी दूरदर्शन नेशनल टीवी पर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 4 है, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। इजी सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, पहले यूज करते थे आई, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है वो आपको बताना है। ये एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट है, या एक कंपनी है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। विच इज करेक्ट ऑप्शन।
कुछ बच्चों ने यहाँ सर्च इंजन और कुछ ने जो है वेब ब्राउजर टिक किया होगा, आई एम श्योर ये दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। सर्च इंजन वेब ब्राउजर में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिस पर कि आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, वेबसाइट जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे आपके पास गूगल क्रोम है ना, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपके क्या वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो कि आपकी हेल्प करती है कुछ भी चीज़ वेब पर फाइंड करने में यूजिंग कीवर्ड, जैसे google.com, yahoo.com, bing.com, ये आपके सर्च इंजन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। Which of the following is a characteristic of transformational leader? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल नाम से पता चला एक ऐसा लीडर जो आपको ट्रांसफॉर्म करे एक पॉजिटिव चीज में, है ना, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की। मेंटेन स्टेटस क्यू, यानी कि जो स्थिति पहले है बस उसी को बना के रखना जिस स्टेटस पे आप हो। सेकंड, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर, दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। थर्ड, रिजिड एडेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर, की जो भी नियम कानून है बस उसको कड़ाई से पालन करवाना है। फोर्थ, फोकस ऑन डिसिप्लिन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हमारा है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर, क्योंकि मेंटेनिंग स्टेटस क्यों, तो आप ट्रांसफॉर्म तो हुए नहीं, एज इट इज बना के रखा। सेकंड है सिर्फ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना नहीं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। थर्ड, डिसिप्लिन पर फोकस होंगे, वो भी नहीं। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन, कि इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, कि दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि पॉजिटिव जो चेंज है वो देखने को यहाँ पर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 143 हमारा क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग फैमिली फॉर अवेलिंग फैसिलिटी अंडर CSMA रूल। क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, CSMA रूल से है। एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज ऑप्शन टू इंक्लूड हर पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लो हाउ मेनी टाइम। CSMA रूल के तहत जो है अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स इन लो को इंक्लूड करना चाहती है तो वो पूरे टाइम में कितनी बार चेंज कर सकती है। वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार। वंस इन एंटायर सर्विस, पूरे एंटायर सर्विस में एक बार। वंस इन एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार। या नॉट एडमिसिबल या परमिसिबल नहीं है। तो जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे उसको पेरेंट्स से पेरेंट इन लो करना या पेरेंट इन लो से पेरेंट्स, पूरे सर्विस में एक ही बार अवेलेबल है। सो ऑप्शन सेकंड, वंस इन एंटायर सर्विस पीरियड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। Who among the following has to ensure that every employee of JNV has got registered on transfer portal and filled up the basic information online? ये किसका काम है कि वो ये देखे कि हर एक एम्प्लॉय जो है JNV का, उसने सारी की सारी जो भी ट्रांसफर पोर्टल है वहाँ पर उसने रजिस्टर कर लिया है और साथ ही साथ जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो उसने ऑनलाइन फिल कर लिया है। तो ये किसका काम है? ऑप्शन ए सीनियर मोस्ट PGT करता है, बी वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट या फिर प्रिंसिपल। किसका काम है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C, D? सो ये काम कौन करता है? ये करता है हमारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट या अपर डिवीजन कलर OS, जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। 145 क्या कहता है? Normally, what is the due date of filing the return of income by an individual SSC each year as per Income Tax Act 1961? इनकम टैक्स रूल के तहत जो आप इनकम टैक्स फाइल करते हो उसकी लास्ट ड्यू डेट क्या रहती है? 30 जून, 31 मई, 30 अप्रैल और 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए। सो व्हाट इज द लास्ट डेट? तो जो लास्ट डेट होती है वो होती है आपकी 31 जुलाई। हर साल आपको जो ITR फाइल करना होता है वो 31 जुलाई से पहले फाइल करना होता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। What is the standard deduction introduced for assessment year 25-26 under new regime of income tax? इनकम टैक्स के न्यू रिजीम के
तहत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस की गई है 25-26 में, वो कितनी की गई है? तो 12 लाख तक हमारे पास रिबेट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी दी गई है सैलरीड पर्सन को? 75,000 की। सो ऑप्शन है 25,000, 75,000, 1 लाख और 50,000। तो वो कितनी दी गई है? 75,000। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्या कहता है? Subject to condition, maximum tax rebate under section 87A of the Income Tax Act under new regime of tax is admissible for which of the following amount? आपको यहाँ पर बताना है कि जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उसके तहत जो है मैक्सिमम जो टैक्स रिबेट है वो कितनी दी जा सकती है, किसमें? अंडर जो हमारा सेक्शन 87A के तहत मैक्सिमम टैक्स रिबेट इनकम टैक्स 1961 में न्यू रिजीम के तहत कितनी दी जा सकती है? विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? A, B, C, D। 35,000, 40,000, 25,000 और 30,000। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ कितना है? वो कितना है हमारा? 25,000। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम पूछा गया है तो न्यू टैक्स रिजीम में हमारा कितना है? 25,000। नेक्स्ट है हमारा 148। 148 हमारा सेम क्वेश्चन है, ये पूछता है ऑल टैक्स रिजीम में कितना दिया जाएगा? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्स रिबेट अंडर 87A ऑफ द इनकम टैक्स 1961 एज पर असेसमेंट ईयर ऑफ 25-26 अंडर द ओल्ड रिजाइम? सो ओल्ड रिजाइम में कितना है? 9, न्यू में हमारा 25,000 है, ओल्ड में हमारा है 12,500। सो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। With regard to inordinately long time taken to act on complaint received under Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, has any advisory been issued on the time to be taken in dealing with complaint? तो SHWWPPR एक्ट के तहत क्या कोई टाइमलाइन है जो दी गई है कि आपको इतने दिनों के अंदर जो है ये कंप्लेन खत्म करनी है, सोल्व करनी है? इंडिकेट द मैक्सिमम दैट कुड बी टेकन टू कंप्लीट इंक्वायरी ऑन सच कंप्लेन। तो कोई कंप्लेन आती है तो कितने दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन डेलिब्रेशन, एविडेंस, प्रोड्यूस और प्रोडक्शन ऑफ विटनेस, कि ये डिपेंड करता है कि विटनेस है जो कोई कंप्लेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड हमारा कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड है हमारा इमीडिएट एक्शन, नॉट टू बी डिले ओवर 2 मंथ्स, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना है। एंड फोर्थ हमारा कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो वैसे तो हमारी कंप्लेंट जो भी आती है हमें कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व हो जाए, 1 मंथ में हो जाए, बट द मैक्सिमम टाइमलाइन जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है दैट इज द कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, 90 डेज के अंदर आपकी जो कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन रिलेशन टू कंप्लेंट कमेटी, जो भी हम कंप्लेंट कमेटी बनाते हैं या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कमेटी, सब एक ही नाम है, कंस्टिट्यूटेड इन ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू डील विद केसेस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो जो भी हमारा पोश एक्ट है, अगेन SHWWPPR एक्ट है, पोश एक्ट है, उसी से क्वेश्चन है। एंड क्रिएट अवेयरनेस एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ विशाखा जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो विशाखा जजमेंट और वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के तहत जो हमारा पोश एक्ट आया था उसकी कुछ गाइडलाइंस थी कमेटी बनाने की, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, नोट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नॉट लेस देन हाफ ऑफ द कमेटी शुड बी वुमेन, कि कम से कम जो हाफ है वो हमारी तो वुमेन होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। सेकंड, कंप्लेंट कमेटी शुड बी हेडेड बाय वुमेन, ये हमेशा सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगी, वुमेन होगी, वुमेन ही हेड करती है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अनड्यू प्रेशर और इन्फ्लुएंस फ्रॉम सीनियर लेवल सच कमेटी शुड इन्वॉल्व विद थर्ड पार्टी, किसी भी तरीके का अनड्यू प्रेशर ना आए सीनियर जूनियर लेवल में, तो इसलिए जो है एक थर्ड पार्टी होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, या तो वो एनजीओ से हो सकता है या कोई भी ऐसी बॉडी जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, बिल्कुल होना चाहिए।
फोर्थ, कमेटी शुड एसोसिएट सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स। तो हमें यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट्स की जरूरत नहीं है, हम बाहर से कोई एनजीओ पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ की नॉलेज हो, या कोई ऐसा पर्सन जो विमेन एम्पावरमेंट में काम करता हो, या फिर जो है चिल्ड्रन के लिए काम करता हो, वो पर्सन होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ पर गलत है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो ये हमारा एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपने अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिला लिए होंगे। और आपका अकॉर्डिंग पेपर कैसा था, क्या आपको लगा इजी था, मॉडरेट था, या फिर आपका डिफिकल्ट था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स दोनों अवेलेबल हैं, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को ही कवर किया है, इसके बाद जो भी सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे 1 by 1, साइकोलॉजी और बाकी सारे पोर्शन भी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम स्पेस दे के, सिटी स्पेस दे के, एग्जाम लिख के आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, अपडेटेड नोट्स हैं, सब अपडेटेड लिमिट्स के साथ। तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवीएस का 12 बुक का सेट होता है, एनवीएस में 11 बुक्स आती हैं, ईएमआरएस में 10 बुक, और इसी तरीके से यूपीएससी का जो है आपका 11 बुक का सेट होता है। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरी क्लासेस में लाइव और रिकॉर्डेड बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। अभी अगर हम रिसेंटली लाइव बैच की बात करें तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 12 मई से, तो ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 12 मई से ये बैच है। इसमें आपका सारा पोर्शन कवर होता है, चाहे आपका एडमिन एंड फाइनेंस है, ठीक है, इसमें आपका चाहे ऑफिस प्रोसीजर है जो आपका जैसे केवीएस में यूपीएससी में आता है, या फिर इसके अलावा आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, या फिर एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, ये सारे पोर्शन हम कवर करते हैं। इवनिंग बैच है हमारा, 5 o'clock आपकी क्लास होती है एडमिन एंड फाइनेंस की, और इसके अलावा आपकी 9:30 पे क्लास होती है एजुकेशन साइकोलॉजी या एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की। फीचर की मैं बात करूँ यहाँ पर, इस कोर्स में आपको मिल जाती है 2 साल की वैलिडिटी। इसके अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो इसमें आपको मिल जाते हैं हार्ड कॉपी नोट्स फ्री, आप अपना मीडियम अपना एग्जाम आप चूज कर सकते हैं। और अभी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको मिल रहा है 3000 रुपये का स्टेट डिस्काउंट, जिसके लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सिंदूर। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाली अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। एनवीएस एलडीसी खत्म हुआ, एनवीएस की ओपन वैकेंसी बची है, यूपीएससी मारिस की वैकेंसी भी अभी हमारी बची है। अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना तो अभी आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी के लिए अवेलेबल है। इसके साथ अगर आप ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स चाहते हैं तो हमारे पास 7 साल की वैलिडिटी का कोर्स है, साथ ही हमारे पास सिलेक्शन बैच भी अवेलेबल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप सेव कर लीजिए और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने भी एलडीसी का पेपर दिया था, और आपके अकॉर्डिंग पेपर का कैसा रहा था फीडबैक वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा मिला वो भी फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन दिस नंबर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।